ध्यान दीजिए, ये ट्रांजिस्टर में हम लोग पहले देखे थे, ट्रांजिस्टर पहले पढ़ने से पहले क्या देखे थे? डायोड को एक्टिव डिवाइस के नाम से जाना जाता है। एक्टिव डिवाइस, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि ये हमेशा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। इसलिए हम करंट सप्लाई करें या ना करें, ये हमेशा क्या रहता है? एक्शन में रहता है। इसलिए डायोड को क्या कहा जाता है? एक्टिव डिवाइस कहा जाता है। जबकि आपका ट्रांजिस्टर क्या है? पैसिव डिवाइस है। जब तक हम इसमें किसी भी प्रकार का करंट या वोल्टेज सप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये काम नहीं करेगी। इसीलिए ट्रांजिस्टर को क्या कहा जाता है? पैसिव डिवाइस कहा जाता है। समझ में आ गया? थोड़ी सी बात करें हम किसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसका कुछ सेटअप इस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्या है? बेस, फिर यहाँ पे क्या है? कलेक्टर, यहाँ पे क्या है? इमिटर। ये आपका इनपुट है और ये क्या है? आपका आउटपुट है। आपने इससे जस्ट पीछे देख चुके थे, यहाँ का जो लगा हुआ बैटरी सिंपल बैटरी होता है, जबकि यहाँ का बैटरी आपका क्या होता है? लार्ज बैटरी होता है। दोनों जगह पे आपका रेसिस्टेंस लगा होता है ताकि अचानक से अगर वोल्टेज या करंट इंक्रीज हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। समझ में आ गया? ये आपका क्या था? कॉमन बेस था। ये वाला रिवर्स बायस है और ये वाला फॉरवर्ड बायस है। समझ में आया? इस तरह से ये आपका किसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन कॉमन इमिटर का। समझ में आ गया? उसी तरह से ये क्या है आपका? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये था एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए जस्ट उसी तरह से होगा, सिर्फ यहाँ पे ओनली आपका कनेक्शन क्या है? बदला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है? पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। समझ पाई बात को? दोनों का हमने बता के रखा, बेस चाहे कुछ भी ट्रांजिस्टर हो, सबका बेस क्या होता है? सेम होता है। समझ पाई? ये भी रेसिस्टेंस है और ये भी आपका क्या है? रेसिस्टेंस है। ये आपका सिंपल बैटरी है और इधर का लार्ज बैटरी है। ये आपका बेस, कॉमन बेस है। इन डेप्थ अगर पढ़ना है हमको हमारे कोर्स में जो है, तो हमको सिर्फ ये पढ़ना था। क्या नाम है इसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इन कोर्स ये हमारा कहाँ पे होता है? इन कोर्स होता है 12th क्लास लेवल के लिए। समझ पाई? ये था इसका कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है कि किस तरह से हम इसको कनेक्शन किए हैं। और इसी को इसका क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। समझे? चलिए ध्यान दीजिए इधर। ये आपका इनपुट कैरेक्टर कौन सा ट्रांजिस्टर का? एनपीएन ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टर। ये हमारा इनपुट सेक्शन है जहां पे हम लोग बैटरी लगाते हैं, सिंपल बैटरी। इस बैटरी को किससे डिनोट कर दिए हैं? VB से। और यहाँ पे एक रियोस्टेट भी लगा देते हैं। रियोस्टेट का मतलब समझ में आता है कि आवश्यकता के अनुसार हम वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। एरो का साइन का मतलब वही होता है कि आप अपने सुइटेबल अनुसार वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जब वोल्टेज सप्लाई करें यहाँ से, तो कितना करंट जा रहा है, उस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम एक एमीटर लगा रखे हैं। और ये एमीटर आपका माइक्रो एम्पियर करंट को क्या करेगा? रीड करेगा। म्यू एम्पियर करंट को, म्यू का मतलब माइक्रो एम्पियर करंट को रीड करेगा। समझ में आ रहा है? माइक्रो एम्पियर करंट को यहाँ पे क्यों रीड करेगा? क्योंकि आप लोग को पता है कि किसी भी डायोड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ नहीं होता है। समझ पा रही है? अलाउ किसको होता है? सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ होता है। तो माइनॉरिटी जब चार्ज कैरियर अलाउ होते हैं तो उसमें कितना ही करंट आएगा? थोड़ा थोड़ा करंट आएगा। उस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? आपका माइक्रो एमीटर लगा दिया गया है। समझ पाई? और यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं? एक रेसिस्टेंस। इसका काम क्या है?
कि वोल्टेज अगर सडनली इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या करे, वो कंट्रोल करे। आर आई का मतलब इनपुट हुआ, इनपुट रेसिस्टेंस हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया। और यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए किसको, एनपी, एन का सिंबल लगा दिए। ये बात समझ में आती है। अब ये करंट आपको दिखाई दे रहा है, ये करंट कहाँ पे पड़ रहा है, बेस पे, इसलिए इसका नाम क्या दिए, आईबी, यानी कि बेस करंट। बी का मतलब बेस, आई का मतलब करंट, आईबी का मतलब क्या हुआ, बेस करंट हुआ। क्लियर? आपको पता है ये इधर का ये टर्मिनल्स आपका रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट है और ये टर्मिनल आपका फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट है। आपने पीछे पढ़ के भी रखा है ना। यहां पे हमने और एक एमीटर लगा के रखा। क्यों एमीटर लगा के रखा, क्योंकि हमारा यहां भी क्या है, लार्ज बैटरी लगा हुआ है। और इस जगह पे भी हम क्या लगा दिए हैं, रिहोस्टेट लगा दिए हैं। रिहोस्टेट यहां पे लगाने की क्या आवश्यकता, कि यहां पे अगर दो चीज को हम मेजर करते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमारे पास में तीन चीज है, क्या है या नहीं है, कौन कौन है, एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है। तो जो चीज को अगर हम कंपेयर करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो एक चीज को हमको कांस्टेंट रखना होगा। अगर तीनों चीज को अगड़ बगड़ कर दिए तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम कब कांस्टेंट रख सकते हैं, जब वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे तब हमारा उसको हम कांस्टेंट पे ला सकते हैं। इसलिए भी यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, रियोस्टेट लगा दिया गया है, ताकि उस तीनों चीज में से कोई एक चीज को हम कांस्टेंट रख सकें। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां इसको हम क्या बोले, VCE। VCE का क्या मतलब, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। क्या बात समझ में आ गया? ये इमीटर आपका कौन है, ये आपका इमीटर हुआ, फिर ये क्या आपका कलेक्टर। ध्यान से देखिए, इधर से आपका कलेक्टर करंट जा रहा है और इधर से आपका इमीटर। तो ये VCE क्या है, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। वोल्टेज मतलब कि कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप ध्यान से देखिए। VBE का मतलब क्या हुआ, बेस बैटरी, यहाँ पे है आपका VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर। VBE बेस, ये आपका बेस है। देखिए इधर से करंट इधर आया, ठीक, और इमीटर, ये मीटर देखिए इधर से इधर आया, दोनों के बीच का करंट है। क्लियर? मतलब वोल्टेज है। आगे ध्यान से देखिए, VCC, ये देखिए क्या है आपका VCC। VCC क्या है, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। यही आपको साउंड देता है। बात समझ में आया? इधर से हम जितना भी क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा, है कि नहीं? और आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। जो आपका लाउड स्पीकर आवाज निकालते हैं ना, आउटपुट वही है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आउटपुट। आगे चलिए, VCE, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। बात समझ में आया? क्लियर हुई बात यहाँ पे? चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको हम दे दें। आपने पढ़ के रखा यहाँ पे PNP, ठीक। इसका जो डिफ्लेशन लेयर छोटा होता है और इसका डिफ्लेशन लेयर चौड़ा होता है। समझ पाई? कारण क्यों? अगर हम इसमें करंट सप्लाई कर दिए तो करंट जैसे ही सप्लाई करेंगे ये पतला धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ पा रही है? इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, और इसका पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। कब? जब हम इसमें करंट सप्लाई करें तब। अब यहाँ पे इसका लॉजिक को समझिए कि जैसे आप करंट सप्लाई किए तो इसका पोटेंशियल बैरियर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? पोटेंशियल बैरियर का मतलब आप क्या समझते हैं? ये रेसिस्टेंस ही तो है। बैरियर का मतलब क्या है? पोटेंशियल बैरियर रेसिस्टेंस है। ये पोटेंशियल बैरियर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा।
तो ये घटा हुआ चीज किधर, यही घटा हुआ चीज आपका इधर शिफ्ट होता है और ये इस केस में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात समझ में आ गया? इधर का पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटा हुआ भाग किधर, इधर शिफ्ट हो रहा है, तब ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बात समझ पाई मेरा? आप बताइए यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर को आप किसके नाम से जाने, रेसिस्टेंस के नाम से जाने। पोटेंशियल बैरियर मतलब रेसिस्टेंस। तो क्या आप इसको एक केस में बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस, नहीं बोल सकते हैं? यहाँ का रेसिस्टेंस क्या इधर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए तो यहाँ का डिफ्लेशन लेयर क्या हो रहा है, घट रहा है, और इधर का डिफ्लेशन लेयर बढ़ रहा है। बात पकड़ में आई? यहाँ पे यहां से आप इतना सा भाग को हटा दीजिए, हटाए, क्या बना, ट्रांजिस्टर बन गया, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर। नहीं समझ में आया? ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस। ये ट्रांसफर किया यहाँ पे रेसिस्टेंस। बात पकड़ में आ रही है मेरा? डिफ्लेशन लेयर को क्या है, ये डिफ्लेशन लेयर क्या है, रेसिस्टेंस ही है। तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग था, फॉरवर्ड बायसिंग का जो डिफ्लेशन लेयर था धीरे धीरे क्या हो रहा था, श्रिंकिंग हो रहा था। तो ये आपका क्या हो रहा था, वाइडर हो रहा था। तो ये श्रिंकिंग जो किया मतलब घटा, तो घटा हुआ भाग किधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, इसीलिए तो ये लेयर क्या हुआ, बढ़ा। मतलब क्या समझे आप, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ का रेसिस्टेंस इधर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब इस ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस में से आप इस भाग को काट करके निकाल दीजिए और पढ़िए इसको, ट्रांजिस्टर। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर कहा जाता है। रेसिस्टर लिखिए ना यहाँ पे, रेसिस्टेंस को क्या लिख दीजिए, रेसिस्टर लिख दीजिए। चलिए आप तो क्लियर, रेसिस्टेंस और रेसिस्टर एक ही चीज होता है क्या? आप इसको पढ़िएगा तो क्या बना आपको, ट्रांजिस्टर। यही है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। यहाँ पे बात समझ में आता होगा, क्लियर? चलिए आगे थोड़ी सी घटनाएं समझिए कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हमको दो चीज का मेजरिंग करना है तो एक चीज को क्या रखना होगा, हमको कांस्टेंट रखना होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, रिओस्टेट, ताकि मान के चलो कि 5 वोल्ट हमने सप्लाई किया, 5 वोल्ट में एक कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, वो वेरी कर रहा है, तो उस समय वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे, कम ज्यादा करने से वो चीज हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिल पाएगा। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, VCE को हमने क्या रख दिया, कांस्टेंट रखा। अब ये दोनों के बीच में हमने क्या देखा, जब वोल्टेज आपका VEB का वोल्टेज कितना रखे, 0, तो आपका IB कहाँ पे है, ये देखिए, ये IB का मतलब हुआ इनपुट वोल्टेज। क्या समझ रही है तुम? बेस करंट का मतलब क्या होता है, बेस करंट का मतलब क्या समझती है, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। वहीं से करंट एंट्री करेगा, किधर से करेगा, पेड़ का बेस देखिए, उसको काट देगी तो उसका फूल पत्ता रहेगा, किधर रहेगा? समझ पाए कि नहीं? यह आपका क्या है, इनपुट करंट। समझ में आ गया? लेकिन ये आईसी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आउटपुट करंट है। याद रखेंगे ये पॉइंट। आईबी क्या है आपका, इनपुट करंट, जबकि आईसी आपका क्या है, आउटपुट करंट है। यही भी तो आपका आउटपुट मिल रहा है, किधर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यही वाला तो इधर ही गया आईसी में, नहीं? तो इसलिए इसको हम क्या बोले, आउटपुट करंट। आप ध्यान से देखिए, जब आप VEB कितना लगाए, 0 लगाए, तो आपको IB कितना मिला, 0 मिला। समझिएगा इस पॉइंट को। आपने 0.2 वोल्टेज अप्लाई किया तो आपको करंट कितना मिला, IB 0, कुछ भी करंट नहीं मिला, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या है, बेसिक डिवाइस है और कम वोल्टेज में वो काम करने वाला नहीं है। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है उसको भी आप समझिए कि आपने देखा था जब इधर रिवर्स बाइसिंग लगा हुआ है तो रिवर्स बाइसिंग में तो हमारा क्या होता है, सैचुरेशन करंट मिलती है और फाइनली करंट का बाढ़ आ जाता है। यही घटनाएं यहाँ पे घट रही है। आपने वोल्टेज को फिर बढ़ाया तब भी क्या, जीरो। जब आप वोल्टेज को क्या किए, 0.6 किए, तो अब आपको करंट मिलना शुरू हुआ। समझ पाई? माइक्रो एम्पियर में मिलने का क्या मतलब कि वहां पे हमारा माइनॉरिटी चार्ज करियर ट्रांसफर हो रहे हैं जबकि मेजॉरिटी चार्ज करियर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। समझ पा रही है बात? आप ध्यान से देखिए, उसी तरह से ये क्या होने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन हमको VCE को क्या रखना पड़ा था, कांस्टेंट रखना पड़ा था। ये दोनों के बीच में हम क्या कर दिए, ग्राफ प्लॉट कर दिए। ध्यान से देखिए, ये आपका IB और ये आपका VEB। ये ग्राफ देखिए 0.2, 0.4, 0.6, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, मतलब आप इसको 0 लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 0 में तो 0 है, 0.2 में भी आपका कितना, 0 है, 0.4 में भी कितना, 0। लेकिन पॉइंट जैसे 6 लाए तो ये क्या होने लगा, 1 दिखाया। मतलब 0.6 से जस्ट थोड़ा सा पहले आप इस करंट को क्या करेंगे, बढ़ते जाएगा। देखिए 1 लाए और बढ़ा, 1.2 लाए और बढ़ा। समझ में आ गया? इस तरह से ये दोनों के बीच में हमको क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। और थोड़ी सी जानकारी, जहां तक आपको करंट नहीं मिला था, देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या करंट मिला था, करंट। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ स्टेज कहते हैं। क्लियर? और जहां से करंट मिलना शुरू हुआ, जैसे कि 0.6 से थोड़ा सा पहले, वहां से इधर का स्टेज क्या कहलाएगा, कट इन स्टेज कहलाएगा। बात समझ में आया यहाँ? तो ये था आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी, नहीं भूलेगी ये चीज, ठीक ना? तभी एक तरफ का डिप्लेशन लेयर क्या होता है, घटता है, तो दूसरी तरफ का बढ़ता है। एक ही का है, ये अलग अलग थोड़े हैं, एक ही। और ये घटनाएं घटती है और बीच का भाग को निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रांजिस्टर बन जाता है। बड़ी फैक्ट चीज समझ में आ गया? चलिए हम लोग देखें आउटपुट कैरेक्टर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर बनाया। हमारे पास में 2 एमीटर लगा हुआ था, जो एक माइक्रो एम्पियर था और एक हमारा मिली एम्पियर था। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर का अगर हम कंपेयर करें तो ये 1000 का वेरी करता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब हमारे पास μA IB यानी कि बेस करंट कांस्टेंट हो, तो इस केस का फर्स्ट वैल्यू देखिए, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर जब फर्स्ट था तो हमारा आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट भी क्या था, 0। जैसे ही हम करंट को 1 किए तब भी हमको यहाँ पे करंट क्या हो गया, 1 हो गया। वोल्टेज को हमने 2 किया, हमको भी करंट क्या मिल गया, 2 मिल गया। जैसे हम वोल्टेज को 3 किए, करंट क्या हो गया, 3। 4 किए, करंट हमको 4 मिलना शुरू किया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या किए, वोल्टेज को जैसे ही 5 किए तब भी हमारा अब करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से जो माइनॉरिटी चार्ज करियर ट्रांसफर हो रहे थे वो आपका टोटली क्या हो गए, खत्म हो गए। अब उससे ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको अब ज्यादा करंट नहीं मिलेगा और यहाँ पे करंट हमारा क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लेने का मतलब ये है कि जो करंट हमारा ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो यहाँ पे आपका माइनॉरिटी चार्ज करियर ट्रांसफर हो रही है जिससे हमको करंट कम मिल पा रहा है। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट स्टेज का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा जो करंट मिलता है वो करंट आपका 4 में सैचुरेट हो जाती है। इस तरह से एक ग्राफ हमको मिलती है जहां पे हमको करंट 4 में फर्स्ट स्टेज मिलता है। सेकेंड स्टेज में सेकेंड वैल्यू की बात करें, अगर हम थोड़ा सा
इसका वैल्यू को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तब जब हम वैल्यू को बढ़ाने के बाद वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर का वोल्टेज को 1 रखते हैं, तब हमको कलेक्टर करंट 1 मिलता है, 2 रखते हैं 2 मिलता है, 3 3 4 4 5 5। इस केस में हमको 6 वोल्टेज से सैचुरेशन करंट मिलना शुरू होता है। इसलिए इसका जो सेकंड स्टेज, अब इधर हमारा क्या हो गया, कट इन स्टेज यानी कि एक्टिव स्टेज आ गया। और इस तरह से हमको सेकंड स्टेज का एक वैल्यू मिलता है, यानी कि IB सेकंड स्टेज, ये था आपका IB फर्स्ट स्टेज। अगर हम इसका वैल्यू को चेंज करें तो सीधी सी मतलब है कि इसका जो सैचुरेशन करंट है वो हमको 8 से मिलना शुरू होगा। तो तीसरा स्टेज में हमको जो IB करंट है वो 8 पे मिलना शुरू होगा। अगर हम इसका वैल्यू को और बढ़ा दें तो हमको 10 पे सैचुरेशन करंट मिलना स्टार्ट होगा। और इस तरह से इसका जो फोर्थ स्टेज होगा वो IB का इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगी। और इस तरह से हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ मिलता है जो शो करता है आपका बेस करंट फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, आप चाहें तो 5/4 भी निकाल सकते हैं। इस तरह का करंट को ये शो करता है ग्राफ। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। आपको पता होगा कि ये वाला लेयर आपका श्रिंकिंग होता है, जबकि ये लेयर आपका वाइडर होता है। तो इस केस में क्या हुआ, हमने सीख के रखा कि जब ये लेयर अगर श्रिंकिंग होता है तो यहाँ का जो श्रिंकिंग हुआ रेसिस्टर इस लेयर पे ट्रांसफर होती है। और इस लेयर पे ट्रांसफर होती है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका ज़्यादा जनरेट होते हैं। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, इंक्रीज हुए, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखिए यहाँ पे आपका लार्ज बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे आपका छोटा बैटरी लगा हुआ है, सिंपल बैटरी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ वो ज़्यादा है और इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे यहाँ से या यहाँ से, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी कौन अट्रैक्ट करेगा? तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको जल्दी उस वोल्टेज को अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसके पास में वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अगर साधारण भाषा में समझे तो इसके पास में 1 चॉकलेट और इसके पास में 100 चॉकलेट, बुलाएगा कि भैया आप आ जाइए मेरे पास, हमारे पास में 100 चॉकलेट, और ये कहता है कि मेरे पास में 1 ही चॉकलेट है। तो सीधी सी मतलब है कि जिसके पास में ज़्यादा चॉकलेट होगी उसी की तरफ सारा चीज़ क्या करेगी, मूव करेगी। और इस तरह से हमको लार्ज अमाउंट पे यहाँ पे क्या मिलता है, आपको वोल्टेज मिल जाती है जो कि आउटपुट होता है। तो ये था आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जो मिलने वाली करंट होती है, जैसे कि बेस करंट और कलेक्टर करंट एमीटर करंट के बराबर होगा। चाहे आप किसी भी रूल पे चले जाइए, यहाँ तक कि आप किरचॉफ रूल भी लागू करेंगे तो आपको यही करंट मिलने वाला है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।